नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आपको यह खबर मिल ही गई होगी कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर के सहमति बन गई है। 2020 से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, वो स्टैंड ऑफ बहुत हद तक दूर हुआ है। और सिर्फ वही नहीं, जो 2020 से स्टैंड ऑफ के बाद जो गश्त लगनी बंद हो गई थी लद्दाख के क्षेत्र में, पेंगोंग त्सो के इलाके में, सिर्फ वही नहीं बल्कि जो लिगेसी इश्यूज थी, जिसमें डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स शामिल थे, वहां पर भी गश्त की सहमति बन गई थी। और ये बहुत ही रणनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। आप समझिए, जो दौलत बेग ओल्डी है, जहां भारत अपना कार्गो प्लेन उतार सकता है, वहां पर भारत के लिए मुश्किल की स्थिति बन रही थी, क्योंकि गश्त नहीं हो पा रही थी। और इस खबर के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, और आप समझ ही रहे होंगे कि दो तरह की प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी। पहली प्रतिक्रिया कि भाई घुटनों पर आ गया चीन, और दूसरी तरह की प्रतिक्रिया कि अभी सब कुछ पर्दे में है, कुछ भी चीज साफ नहीं है। क्या वाकई में भारत के हितों के साथ पूरा न्याय हुआ है? कहीं कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन घुटनों पर आया जैसा कि दावा हो रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी ने जो मिला, मोदी उसी पर मान गए हैं चीन को लेकर के। पहले तो मैं पूरी तरह से आपको हुआ क्या है ये बता दूं कि जो पेट्रोलिंग का नया प्रोटोकॉल बना है, जैसे मैंने अभी डेप्सांग और डेमचौक की बात की, वहां जो कि लीगेसी इश्यूज था वहां पर तो हुआ ही, साथ ही साथ जो लद्दाख का क्षेत्र था PP10 से PP13 तक, वहां पर ऐसे ही इसको डिमार्केशन है लद्दाख पेंगोंग त्सो के इलाके में। तो उन पर भारत की सेना गश्त कर सकेगी, ऐसी सहमति चीन के साथ बन गई है। और जब ये सहमति बनी तो फिर जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलएसी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट, वी विल बी एबल टू डू पेट्रोलिंग लाइक इन 2020। यानी वो ये बात की घोषणा कर रहे हैं जयशंकर कि स्टेटस को जो था 2020 तक, वो स्टेटस को बरकरार हो गया है। तो देखा जाए तो ये तो फिर भारत के लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन अब जरा इस पर दोनों तरह के विचारधारा के लोगों की बातों को सुनने की बजाय जरा कुछ रणनीतिक मामलों के, सामरिक मामलों के विशेषज्ञों की बात को सुने। एक बड़े ही प्रतिष्ठित सामरिक विशेषज्ञ हैं, नाम है उनका ब्रह्म चेलानी, और बहुत ही दो टूक बातें कहते हैं, बिना लाग लपेट के बातें कहते हैं, और जो कहते हैं वो तथ्य पर आधारित होता है। तो ब्रह्म चेलानी का बयान है इस पे कि भारत और चीन के बीच जो सैन्य संघर्ष है, जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, उसको दूर करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला डिसएंगेजमेंट, दूसरा डी एस्केलेशन, और तीसरा डी इंडक्शन। और ब्रह्मचेलानी आगे कहते हैं कि ये जो पेट्रोलिंग को लेकर के जो अरेंजमेंट बना है, जो सहमति हुई है, जो 2020 की स्थिति आई है, वो केवल पहला स्टेप है। डिसएंगेजमेंट मतलब दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के आर पार की स्थिति में नहीं होंगी। लेकिन ब्रह्मचेलानी कहते हैं कि दूसरा और तीसरा स्टेप
जो कि डिफिकल्ट है, वो अभी नहीं हुआ है, यानी डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि चाइना ने जो है वॉर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उन क्षेत्रों में, एलएसी के उन क्षेत्रों में जिस पर उसका नियंत्रण शुरू से रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत के लिए चीन से युद्ध का खतरा जस का तस बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी करने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा वल्नरेबल है, क्योंकि चाइना बेटर प्रिपेयर्ड है। और चाइना बेटर प्रिपेयर्ड है क्योंकि वो कोई मोदी की वजह से नहीं है, ये हमारी लीगेसी इश्यू है। मतलब संसद में मनमोहन सिंह के समय रक्षा मंत्री रहे एक एंटनी ने कहा था कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप नहीं करते ताकि वहां सेनाएं आ ना पाए। मतलब इस तरह की रिग्रेसिव थिंकिंग थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन स्थितियों को बदलने की कोशिश की। उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की, और इसी का नतीजा था कि जब 2020 में चीन ने भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की तो एक स्टैंड ऑफ हुआ और भारत की सेनाएं चीन की सेना के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट करने की स्थिति में पहुंची, और उसी का नतीजा यह है कि चीन बातचीत की टेबल पर आया। तो जब चीन बातचीत की टेबल पर आया है तो 4 साल की गहन बातचीत के बाद ये नतीजा आया है, और हमारा पेट्रोलिंग इंगेजमेंट हुआ है 2020 का स्टेटस को, या यूं कहें कि 2020 के भी स्टेटस को से कुछ बेहतर स्थिति, क्योंकि डेमचौक और डेप्सांग प्लेन में भारत को पेट्रोलिंग का अधिकार मिल गया है, जो कि 2020 से पहले मनमोहन के समय वह अधिकार छिन गया था। भारत की रणनीतिक जो वहां पर उस क्षेत्र में बहुत ही रणनीतिक इलाका है, वहां पर भारत की रणनीतिक बढ़त जो है वो घट गई थी। लेकिन जैसे मैंने सवाल की शुरुआत की थी कि क्या नरेंद्र मोदी ने चीन को घुटनों पर ला दिया या फिर मोदी जो मिला है उस पर मान गए। जब ये भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर के सहमति बनी है तो नहीं भूलना चाहिए कि ये ब्रिक्स समिट कजान में, रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के एन पहले ये समझौता हुआ है। और चीन में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके गौतम बंबावले कह रहे हैं कि ये इंप्लाई करता है कि चीन का जो पक्ष है, जो चाइनीज साइड है, वो भारत और चीन के बीच ब्रिक्स के मद्देनजर जो है वो रिलेशनशिप को रीस्टोर करना चाहता है। वो ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहता है। और ये जो है चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है, जो उसने मिलिट्री स्टैंड ऑफ को दूर करने में सहमति जता दी है। हालांकि गौतम बंबावले कह रहे हैं कि अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि उस पेट्रोलिंग अरेंजमेंट में भी ट्रस्ट को रीस्टोर करना इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए जब कजान में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है तो वो एक यार्ड स्टिक होगा कि भाई पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर भी जो ट्रस्ट डेफिसिट पिछले 4 साल में घट गई थी वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो। लेकिन कुल मिलाकर के चीन के फैसले को सिर्फ ये मान लेना कि नरेंद्र मोदी के सामने वो घुटनों पर आ गया
मिलिट्रीली तो फिर ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। चीन के अपने हित जुड़े हैं, भारत के भी हित जुड़े हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर भारत का भी लक्ष्य चीन के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ का नहीं है। भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बना देना है, विकसित भारत बना देना है, और इसलिए वो चीन के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट में मशरूफ नहीं रह सकता। ये भारत इस तथ्य को, इस सच्चाई को जानता है, और इसीलिए 2020 के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भारत और चीन के बीच फुल ब्लोन वॉर की स्थिति आ सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे हटे। नरेंद्र मोदी ने वॉर को रुकवाने की अपनी जो डिप्लोमेटिक पहल थी उसमें कमी नहीं छोड़ी, और चीन ने भी रेस्पॉन्ड किया, क्योंकि चीन को भी शायद समझ में आया। क्योंकि आप याद कीजिए, जब गलवान का संघर्ष हुआ था 15 जून 2020 को, उस समय ही चीन को यह समझ में आ गया था कि भारत से भिड़ना आसान नहीं होगा। ये भारत के जो सैनिक थे, भारत की जो सेनाओं की तत्परता थी, भारत के सेनाओं का जो रिस्पॉन्स था, उसने चीन को यह एहसास दिला दिया कि भाई किसी गफलत में मत रहिए। भारत 1962 वाला भारत नहीं है, भारत 2020 और 2020 से 2024 वाला भारत है। इसलिए चीन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ गया था, और भारत उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। चीन इसमें कुछ खेल भी खेल रहा था, लेकिन कुल मिलाकर के क्या हुआ कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ तो बना रहा, लेकिन वार की स्थिति नहीं आई। और वार की स्थिति नहीं आई इसीलिए क्योंकि भारत और चीन बातचीत में इंगेज रहे, और बातचीत का ही नतीजा है कि आज ये पेट्रोलिंग अरेंजमेंट हो सका है। लेकिन जिस बात की मैंने बात से शुरुआत की थी कि भारत के सामने, क्या नरेंद्र मोदी के सामने चीन ने घुटने टेके, जरा इसको थोड़ा सा और कुछ तथ्यों को जानने और समझने की कोशिश कीजिए। जब 2020 में भारत और चीन के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, इसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया, और उस एक्शन के तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि लेट अगस्त 2020 में, यानी लगभग अगस्त खत्म होते समय 2020 में, भारत ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह कैलाश रेंज पर अपना अधिकार जमा लिया। अब कैलाश रेंज पर अधिकार जमाने का मतलब था, भारत की सेना की पहुंच की मतलब थी कि चीन की एक भी एक्टिविटी भारत की नजरों से ओझल नहीं हो सकती थी। और भारत, चूंकि वो थोड़ा सा कैलाश रेंज थोड़ा ऊंचाई पर है, और चीन के लिए मुश्किल था कि चीन भारत के सामने अपनी शान पट्टी दिखा सके, और कैलाश रेंज पर भारत के सैनिकों का कब्जा, भारत के सैनिकों का नियंत्रण चीन के लिए पहली बड़ी हार थी, ये 2020 में। और इधर चीन जो है नॉर्थ पेंगोंग के इलाके में, नॉर्थ पेंगोंग लेक के इलाके में ये एडवांस कर चुका था। तो एक तरफ भारत कैलाश रेंज, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैलाश रेंज पर नियंत्रण था, और दूसरी तरफ वो एक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह नॉर्थ पेंगोंग लेक पर, उसके किनारों तक चाइना घुस आया था, मतलब चाइना का नियंत्रण था। तो इस तरह से दोनों देशों के लिए एक अजीब सी स्थिति थी। दोनों देशों के पास खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था, और ऐसे में एक समझौता 2021 में हुआ। भारत की सेनाएं जो है वो कैलाश रेंज से पीछे हटी, और पीएलए जो है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना,
ये जो है पेंगोंग लेक में जो एडवांसमेंट थी उसकी, वो उससे पीछे हटी। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कुछ जो क्या कहते हैं एजेंडाबाज लोग हैं, वो कह देंगे कि भारत के इलाके में घुस आया था। ऐसा नहीं है। एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं कि भारत के इलाके में चीन घुस आया था। एडवांसमेंट का मतलब ये है कि चीन जो है वो वो बड़ा ही दुरूह इलाका है, और उस दुरूह इलाके में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी भी का भी नियंत्रण नहीं। वही तो डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट इस तरह से है कि भाई कौन उस पर नियंत्रण करेगा, लेकिन इतना ज्योग्राफिकली इतना टफ टेरेन है कि वहां पर नियंत्रण पाना किसी के भी बूते की बात नहीं है। लेकिन दावा सब पे होता, और एडवांसमेंट हो रहा था। एडवांसमेंट जब हो रहा था तो उसी समय भारत ने उसका रेजिस्टेंस किया, और रेजिस्टेंस का नतीजा ये हुआ कि एक तरफ कैलाश रेंज पर भारत, दूसरी तरफ पीएलए की ओर एडवांसमेंट चीन का। और जब बातचीत के का क्रम बढ़ा, तो बातचीत के क्रम के बाद फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्थितियों से पीछे आई। कैलाश रेंज से भारत पीछे आया और पीएलए से पीछे हटा चीन। और फिर उसने थोड़ा बहुत माहौल में थोड़ी सी नरमी लेकर के आया है भारत और चीन के बीच, और भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की कई दौर की वार्ताएं हुई, और उन वार्ताओं का ही नतीजा है कि आज 2020 का जो स्टेटस को था वो कंप्लीटली बरकरार हो गया है, ऐसा दावा हुआ है। और जब ऐसा दावा हुआ है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि भारत ने एक बढ़त तो बनाई है, लेकिन वो बढ़त चीन की कॉस्ट पर नहीं है, चीन को दबा करके नहीं है, बल्कि या दूसरे शब्दों में कहें, चीन पर प्रभाव जमा करके नहीं है, बल्कि भारत ने अपना प्रभाव न खोया है न चीन का प्रभाव खोया है। मतलब दोनों स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों तरफ की देश अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत हैं, और ये वो स्थिति पहुंच गई है जहां पर एक बार फिर से पहले जैसी नॉर्मेलसी, 2020 के पहले जैसी नॉर्मेलसी हो जाए। लेकिन जब मैं नॉर्मेलसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं ब्रह्मचलानी की बात याद दिलाऊं आपको कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि पूरी तरीके से मिलिट्री स्टैंड ऑफ की जो पोजीशन है दोनों देशों में वो दूर हो। यहां मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, तब जो चीन का प्लस पॉइंट था, उसने कैलाश रेंज पर कब्जे की कोशिश की थी, और भारत उस चीन के इस रवैये का साइकोलॉजिकली मुकाबला भी नहीं कर पाया था, आप मिलिट्रीली मुकाबला तो छोड़ दीजिए, और इस वजह से भारत को काफी क्षति हुई थी। इसके बाद से स्टेटस को बना रहा, और फिर स्टेटस को जब 2020 में चेंज करने की कोशिश किया, उसके पहले भी छोटी छोटी कोशिशें की, 2020 में बड़ी कोशिश हुई थी। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपनी रेजिलियंस कह लीजिए, अपनी जो भी कह लीजिए, कि उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने युद्ध तो रोका, लेकिन युद्ध रोकने के साथ साथ अपने आप को, भारत को कमजोर भी नहीं होने दिया। तो कुल मिलाकर के ये नरेंद्र मोदी की सफलता तो है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहूंगा कि चीन घुटनों पर नहीं आया है भारत के सामने। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि चीन घुटनों पर आया है, वो थोड़ा सा राष्ट्रवाद से कुछ ज्यादा प्रेरित हैं, हर एक को अधिकार है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत और चीन के बीच स्टेटस को बरकरार हुआ है। अभी भी एलएसी पर बहुत कुछ
दावे हैं इधर के भी उधर के भी, और उन दावों पर कम से कम चीन को ये समझाने की ज़रूरत अभी भी है कि भाई देखो, आप हमको ताइवान मत समझो, आप हमको हांगकांग मत समझो, आप भारत के अरुणाचल पर अपने नियंत्रण का ख्वाब मत पालो, और अगर कुछ नियंत्रण रेखा पर कहीं पर भी विवाद की स्थिति है तो उसके लिए उस विवाद को बातचीत से, आपसी सहमति से ही समाधान उसका हो सकता है। भारत दबने वाला नहीं है, और भारत दबने वाला नहीं है। यहाँ मैं ये भी बता दूं, याद दिला दूं दर्शकों को कि जब गलवान संघर्ष हुआ था तो वो एक तरह से भारत और चीन के बीच घुसपैठ और एलएसी को लेकर के मतलब दावे तो हमेशा से रहे, लेकिन 1962 और इसके बाद फिर 1975 में थोड़ा बहुत स्टैंड ऑफ हुआ था, 1967 में भी हुआ था। उसके बाद से भारत और चीन के सेनाएं आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी नहीं थी, लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष हुआ, और इसके बाद जो है 75 साल बाद भारत चीन सीमा पर गोली भी चली थी। 8 सितंबर 2020 को गोली भी चली थी, जो कि 75 साल बाद हुआ था। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि स्टेटस को बना है, लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन है कि चीन घुटनों पर नहीं आया है। उसके साथ बहुत सारे स्तर पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है, इकोनॉमी का भी मसला है, पॉलिटिक्स का भी मसला है, जियो पॉलिटिक्स का भी मसला है, और मिलिट्री का तो मसला ही है। अभी भी भारत को चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और उन रिश्तों को सुधारने की पहली शर्त यह है कि चीन के सामने भारत झुकेगा नहीं, ये प्रण कर ले। अभी तक नरेंद्र मोदी ने झुकेगा नहीं वाली नौबत तो दिखाई है, लेकिन वो चीन को कब्जे में कर सके हैं, या चीन अब उनके इशारों पर नाच रहा है ऐसा कहना, या चीन घुटनों पर आ गया है ऐसा कहना सही नहीं होगा। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई कमेंट करते हैं, आपको लगता है कि आप मेरी बातों से असहमत हैं या सहमत हैं और अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। और अगर आपकी कोई बात मुझे लगा कि उस पर मुझे आपसे इंटरेक्शन करना चाहिए, तो मैं आपसे इंटरेक्शन ज़रूर करूँगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।